इन ढेर सारी खबरों में शुरुआत करते हैं ज्ञानवापी मामले से। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्षकारों को आज बड़ा झटका लगा है। मस्जिद कमेटी की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। पूजा रोकने की मांग वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज किया है। कोर्ट ने कहा है कि पूजा करने का अधिकार पर रोक नहीं लगाई जा सकती। मुस्लिम पक्ष अब इलाहाबाद कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। फैसला तो हमारे पक्ष में आ गया। उनकी जो अपील उन्होंने किया था जो 7 रूल 11 पर कि ये वाद जो है पोषणीय नहीं है, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने अभी खारिज कर दिया। इनकी जो अपील को ही खारिज कर दिया न्यायालय ने। और बहुत बड़ा हर्ष का विषय हमारे लिए कहा जाए कि हिंदू समाज के लिए मंदिर के जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और ये फैसला जो है उच्च न्यायालय का जो है हम लोगों के पक्ष में आने से हम लोगों को बड़ा हर्ष है। और ये बहुत बड़ा जो फैसला न्यायालय का है, न्यायालय के इस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। आज ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है क्योंकि मुस्लिम पक्ष हमेशा ये क्लेम करता रहता था कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट से बाधित है। आज वाराणसी की सिविल कोर्ट ने 12 सितंबर को हमारे पक्ष में फैसला दिया था और सेम बात आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जे मुनीर ने कही है, जिसमें उन्होंने होल्ड किया कि रिवीजन पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है और अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन डिसमिस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। ब्रह्मा मंदिर के पुजारियों ने पीएम का साफा पहनाकर स्वागत भी किया और पीएम ने मंदिर के पुजारियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री राजस्थान के दौरे पर हैं। मंदिर के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर जनसभा को संबोधित भी कर रहे हैं। किस तरह देश की करोड़ों महिलाओं और बच्चों के जीवन से खिलवाड़ किया, इसका उदाहरण कांग्रेस के समय चीला टीकाकरण अभियान है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो देश में टीकाकरण का दायरा सिर्फ 60% के आसपास ही पहुंच पाया था। उस समय कांग्रेस के शासन के काल में 100 में से 40 गर्भवती महिलाएं और बच्चे ऐसे होते थे जिन्हें जीवन रक्षक टीके नहीं लग पाते थे। अगर कांग्रेस सरकार होती तो देश में टीकाकरण की कवरेज 100% होने में 40 साल और लग जाते और कितनी पीढ़ियां बीत जाती। आप कल्पना कर सकते हैं कि जीवन रक्षक टीकों के ना लगने से देश में कितनी बड़ी संख्या में गरीब महिलाओं और बच्चों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता। राजस्थान के भी ऐसे लाखों बच्चों और महिलाओं को बचाने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। साथियों, हम सभी ने अपने बचपन में अपनी मां को लकड़ी पर खाना बनाते देखा है। लकड़ी पर खाना बनाने की वजह से जो धुआं निकलता था वो हर महिला के जीवन पर संकट लाता था। देश की महिलाओं की ये परेशानी भी कांग्रेस को कभी नजर नहीं आई। कांग्रेस शासन में एक गैस कनेक्शन पाने तक के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ता था, सिफारिशें लगवानी पड़ती थी। इसलिए 2014 तक सिर्फ 14 करोड़ लोगों के पास ही गैस कनेक्शन था। सरकार की स्पीड से चले होते तो देश के कोने कोने में गैस कनेक्शन पहुंचने में 20 साल और लग जाते। यानी तो प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे थे एक जनसभा को राजस्थान में, और ये मौका था सरकार के 9 साल पूरे होने पर, जहां पर वो अपनी सरकार की उपलब्धि गिना रहे थे और बता रहे थे कि पहले के मुकाबले कैसे उनकी सरकार ने चीज़ों को बेहतर किया है।
अब बात करेंगे मणिपुर की। मणिपुर में हिंसा के बीच गृह मंत्री अमित शाह राज्य में ज़मीनी हालात का जायजा ले रहे हैं। आज अमित शाह का मणिपुर में ये दौरे का आखिरी दिन है। अमित शाह अब तक कई अहम बैठकें वहां कर चुके हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के मंत्रिमंडल के अलावा उन्होंने राज्यपाल, सुरक्षा बलों और प्रशासनिक अधिकारियों से भी मुलाकात की। उन्होंने इम्फाल में एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता भी की। उन्होंने राजनेताओं से राज्य में सामान्य स्थिति और सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करने में मदद करने की अपील की है। अमित शाह ने बैठक में साफ कर दिया है कि किसी को भी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के मामले में आज एक बड़ा ट्विस्ट आया। पहले तो दिल्ली पुलिस ने एक ट्वीट किया और उसमें बृजभूषण के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने की बात कही, लेकिन जैसे ही मीडिया में खबर आई, दिल्ली पुलिस ने अपना ट्वीट वापस ले लिया और कहा कि यह खबर पूरी तरह से गलत है। पुलिस ने कहा कि अभी भी पुलिस बृजभूषण सिंह के खिलाफ पूरी संवेदनशीलता से जांच कर रही है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस को शक है कि जिस नाबालिग की तरफ से यौन उत्पीड़न का केस बृजभूषण पर लगाया गया है, उसकी उम्र को लेकर अभी मामला पूरी तरह से साफ नहीं है। ऐसे में पॉक्सो मामले में भी नया टर्न आ सकता है, लेकिन अभी ये सभी खबरें सिर्फ सूत्रों के हवाले से हैं, कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है। इस मामले में ज्यादा डिटेल दे रहे हैं हमारे संवाददाता अंशुल सिंह। पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों पर दिल्ली पुलिस की तफ्तीश जारी है और ये तफ्तीश अपने आखिरी चरण पर पहुंच चुकी है। दिल्ली पुलिस में बैठे सूत्रों की माने तो अभी तक दिल्ली पुलिस को कोई ऐसा सख्त सुराग नहीं मिला है, पुख्ता सुराग नहीं मिला है जिससे वो जाकर बृजभूषण सिंह को अरेस्ट कर सके। याद रखें, रेसलर्स की मेन डिमांड अभी यही है कि बृजभूषण शरण सिंह को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए और उसको तुरंत जेल में डालना चाहिए। बट दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो अभी तक जितनी भी तफ्तीश की गई है उसमें ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जिससे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ऐसा कोई एक्शन लिया जा सके। दिल्ली पुलिस ने अभी तक कई लोगों की, दर्जनों लोगों की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर ली हैं। बृजभूषण शरण सिंह की भी स्टेटमेंट 2 बार रिकॉर्ड की जा चुकी है दिल्ली पुलिस द्वारा। उनका ये कहना है कि अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला है, इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। और जिस तरह से रेसलर्स कल हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंचे और अपने मेडल्स को बहाने की बात की, उस पर भी दिल्ली पुलिस का यही कहना है कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये जो मेडल्स हैं ये देश की सम्मान के लिए हैं, देश के प्राइड के लिए हैं और उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जबकि जो मांगे हैं रेसलर्स की, उन पर दिल्ली पुलिस काम कर रही है, पूरी तफ्तीश चल रही है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये कहा था, दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए थे कि इस मामले में एफआईआर रजिस्टर की जाए। एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है, उसके बाद तफ्तीश जारी है। कानून के अंतर्गत दिल्ली पुलिस के पास 90 दिन का समय है जिसमें वो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन खत्म करके अपनी चार्जशीट फाइल करे। बट सूत्रों की अगर अभी माने तो अभी तक कोई ऐसा पुख्ता सुराग नहीं मिला है जिससे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ऐसा कोई सख्त एक्शन लिया जा सके। अगले 10 से 15 दिन में हमें बताया जा रहा है कि या तो चार्जशीट या फिर एक फाइनल रिपोर्ट, जिसे एक क्लोजर रिपोर्ट भी मान सकते हैं, वो कोर्ट में फाइल कर दी जाएगी, जिसके बाद हो सकता है ये या तो ये केस बंद हो जाए या अगर अभी बची तफ्तीश में कोई ऐसा सुराग मिल जाए तो एक चार्जशीट फाइल होगी, जिसके बाद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये तफ्तीश अपने आखिरी चरण में है। क्या दिल्ली पुलिस कुछ ढूंढ पाएगी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ या फिर रेसलर्स के हाथ दोबारा खाली रह जाएंगे और उनको दोबारा इस डिसअपॉइंटमेंट को फेस करना पड़ेगा। जी, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो ये इस मामले का पूरा अपडेट था। इधर बृजभूषण सिंह ने एक रैली में आज फिर अपने ऊपर लगे आरोपों पर जवाब दिया। उन्होंने दोहराया कि अगर उनके खिलाफ सबूत मिलते हैं और कोर्ट सजा सुनाएगा तो वो फांसी तक पर चढ़ने के लिए तैयार है। कहते हैं रघुकुल रीत सदा चल आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। और मैंने उसी दिन कहा, कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ। और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो बृजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। एफपीआई निवेश पर सेबी निगरानी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत आने वाले दिनों में एफपीआई को अतिरिक्त डिस्क्लोजर देने पड़ सकते हैं। उसने इस बारे में कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। सेबी के कंसल्टेशन पेपर में क्या है खास, इस बार बातचीत करने के लिए हम चलेंगे अपने सहयोगी और हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण, सेबी किस तरह के डिस्क्लोजर की चाह रहा है और इसका मकसद क्या है?
देखिए, दरअसल सेबी की सबसे बड़ी चिंता यह है कि जब कंपनियों को हम कहते हैं कि आप मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को पूरा करें तो कंपनियां अपनी हिस्सेदारी तो ऑफलोड कर देती हैं, लेकिन एफपीआई, जिसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उनके जरिए कंपनी में कई बार हिस्सा ले लेती है। ये अंदेशा है सेबी को। दूसरा कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी एफपीआई के जरिए जो पैसा आता है वो कई बार बहुत मोटी रकम आती है, लेकिन बहुत ज्यादा पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं रहती है। इसलिए एफपीआई में जो के जरिए जो निवेश आता है उस पर ज्यादा कठोर निगरानी रखना चाहती है सेबी, और इसके लिए कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। अब इस कंसल्टेशन पेपर ने सेबी ने कहा है कि हम 3 कैटेगरी के एफपीआई को देख रहे हैं, एक हाई रिस्क कैटेगरी, एक मिनिमम रिस्क कैटेगरी, एक लो रिस्क कैटेगरी। जो हाई रिस्क कैटेगरी के एफपीआई हैं उनके लिए डिस्क्लोजर नॉर्म्स को और ज्यादा सख्त किए जा रहे हैं, यानी उनको और ज्यादा जानकारी देनी होगी रेगुलेटर को। हाई रिस्क कैटेगरी कौन है? उसमें वो होंगे जिसमें किसी एक एफपीआई का उसके 50% से ज्यादा का निवेश किसी एक ग्रुप कंपनी में लगा हो, या फिर 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश उन्होंने शेयर बाजार में किया हो। तो ये 2 अगर शर्तें पूरी कर रहे हैं एफपीआई, तो उनको ये बताना होगा कि आपने आखिर किसी एक ग्रुप कंपनी में इतना ज्यादा पैसा क्यों लगाया है, इसके पीछे आर्थिक हित क्या है, जो पैसा आपके जरिए लगा रहा है उसका मालिकाना हक किसके पास है, और साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि इसमें विदेशी जो पैसे आ रहे हैं उस निवेश के पीछे कौन लोग हैं। ये सारी चीजें आपको बतानी होगी, और जब ये सारी चीजें बता देंगे तो उस पर फिर सेबी उसके जरिए उस पर नजर रखेगा। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपने 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा लगाया है तो आपको ये भी कहा जाएगा कि एक तय समय सीमा के भीतर आपको 7 दिन के भीतर आपको जानकारी देनी पड़ेगी। जो अभी इस नॉर्म्स को उल्लंघन कर रहे होंगे उनको 6 महीने का वक्त दिया जाए कि आप अपना पैसा कम कर लीजिए। तो ये सारी शर्तों के साथ सेबी ने कंसल्टेशन पेपर जारी रखा है, और सेबी का कहना है इसका मुख्य मकसद ये है कि सिस्टम में जोखिम को कम करना। एफपीआई पैसा लगाते हैं, निकालते हैं तो बाजार में उतार चढ़ाव काफी ज्यादा होता है, उस जोखिम को कम किया जाए, पारदर्शिता लाई जाए। और 20 जून तक सेबी ने कहा है कि संबंधित लोग इस पर सुझाव दें। उनके सुझाव आने के बाद फिर सेबी एक अंतिम फैसला जारी करेगा कि एफपीआई पर किस तरह से निगरानी बढ़ानी है। जी, शुक्रिया लक्ष्मण इस जानकारी के लिए। बात बाजार की, जहां 4 दिनों की तेजी पर ब्रेक लग गया। आज सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही गिरकर बंद हुए हैं। सेंसेक्स आज 347 पॉइंट गिरा तो निफ्टी में 99 अंकों की गिरावट रही। बाजार का पूरा हाल बताएंगे हमें सुमित। तो सुमित, आज इस गिरावट के बीच सबसे ज्यादा एक्शन कहां देखने को मिला? देखिए, पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स देखते हैं, क्योंकि आज कोटक महिंद्रा बैंक, भारतीय एयरटेल, ये दोनों ही आपको दिखाई पड़ेंगे बतौर एमएससीआई रीबैलेंसिंग का इम्पैक्ट। तो दोनों में ही बाइंग, टेक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक, भारतीय एयरटेल, सन फार्मा, जहां पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी लूजर्स में ओएनजीसी, यहां पर प्रेशर रहा। एनटीपीसी, एक्सिस बैंक और रिलायंस करीब 2 से लेकर 2.5% तक का बिकवाली यहां पर भी देखने को मिली। मिड कैप में सुजलॉन नंबर्स के बाद 10.5% ऊपर बंद हुआ, अरविंद 8% ऊपर बंद हुआ, वेल्सपन कॉर्प 4% ऊपर, और क्रिसिल करीब 2.5% तेजी यहां देखने को मिली। मिड कैप गिरने वाले शेयरों में वकरांगी, रिलायंस इंफ्रा, टोरेंट पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी, पूरा एनर्जी पैक जो कि प्रेशर के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। एफएमसीजी नए हाईज पर आज बंद हुआ, तो कोलगेट, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ब्रिटानिया, गोदरेज कंज्यूमर 1 से लेके 0.2% तक की तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े, और कुछ हद तक प्रेशर रहा जुबिलेंट फूड, आईटीसी, एग्रोटेक, इमामी जैसे नाम, जहां पर कुछ हद तक दबाव बनता दिखाई पड़ा। लेकिन की हाइलाइट्स में एमएससीआई रीबैलेंसिंग का इंपैक्ट और साथ साथ एफएमसीजी जो कि अच्छी तेजी में बंद होते हुए दिखाई पड़े। आज हम हैं एबेकस इंडिया के हेड ऑफिस में, और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास मेहमान से, मिस्टर सुनील सिंघानिया। नाइस टू सी यू एंड फिट, तो बहुत ही अच्छा लगा देख के आपको। हम कहते हैं कि इंडिया में 4D का पूरा एक समावेश हो गया है। एक तो डेमोक्रेसी, एक डेमोग्राफिक, थर्ड जो D बहुत इंपॉर्टेंट है इज द डोमेस्टिक इकोनॉमी। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने हमको बहुत एफिशिएंट बना दिया। क्या मार्केट में एक रिस्क है सुनील सर इस समय एक बबल का? बबल 30, 40, 50 पी होता है तो उसको बबल कहते हैं। 17 पी में कहाँ से बबल होता है? ये तो फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत क्लियर है, इट्स अ लार्ज सेक्टर ऑल्सो। आई थिंक IT सर्विसेज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू ट्राई। इंफ्रा रिलेटेड कंपनी, सीमेंट लग रहा है कि डिमांड ग्रोथ इज गुड। अगर इंडिया ग्रो तो आप, मैं, बाकी सब भी ग्रो। तो सुनील सिंघानिया कल के मार्केट गुरु जरूर देखेगा सुबह 10 बजे। और आज जीडीपी के आंकड़े जारी होने वाले हैं। कैसी है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, आज आवाज अड्डा में इस पर होने वाली है बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज का आवाज अड्डा, ग्रोथ की रफ्तार कितनी दम।
और फल, सब्जी और अनाज बर्बाद नहीं होंगे क्योंकि सहकारिता के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण क्षमता योजना को कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने और क्या फैसले लिए हैं ये हमें बताएंगे हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, आज क्या अहम फैसले लिए गए? देखिए, कैबिनेट ने जो फैसला लिया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला अनाज भंडारण को लेकर के है, क्योंकि इसके जरिए 3 हित साधे जा रहे हैं। एक, किसानों के हित को, दूसरा, अनाज भंडारण की सुविधा बेहतर की जा रही है, और तीसरी चीज ये है कि जो सहकारिता विभाग है या फिर सहकारिता सेक्टर है उसको भी इससे बल मिलेगा। दरअसल कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि अनाज भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी योजना चलाई जाएगी। इस योजना पर शुरुआत में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इस योजना के तहत जितने भी सहकारिता के अलग अलग हिस्से हैं ग्राउंड लेवल पे क्षेत्रों में, उनके जरिए अनाज भंडारण की सुविधा की जाएगी। जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव होते हैं वहां पे अनाज भंडारण की सुविधा की जाएगी। हर ब्लॉक स्तर पे अनाज के भंडारण की सुविधा होगी, जिसमें सिर्फ आप अनाज ही नहीं रख पाएंगे बल्कि फल सब्जी भी यहाँ रख पाएंगे। दरअसल अभी जो है जितने भी अनाज और फल सब्जी का उत्पादन होता है उसका सिर्फ 47% भंडारण करने की सुविधा है, और अब सरकार चाहती है कि 70 मिलियन टन अतिरिक्त अनाज भंडारण की सुविधा यहाँ पे बनाई जाए। और इसमें जो किसान अपने अनाज को रखेंगे, बेहतर ये होगा कि वो अपने पास में जो भंडारण की सुविधा बनाई जाएगी और उस अनाज रखने के वजह में किसानों को सस्ते दर पर कर्ज भी मिल सकेगा। तो ये पूरी कोशिश है अनाज भंडारण की सुविधा को बेहतर करने के लिए। इसके लिए जो पैसा लाया जाएगा वो जो मौजूदा स्कीम है कृषि क्षेत्र से जुड़ी, उन्हीं के अलग अलग स्कीम को लेकर के पैसा लाया जाएगा। और गृह मंत्री और जो सहकारिता मंत्री भी अमित शाह, उनकी अगुवाई में एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई जाएगी जो इस पूरी योजना के लागू करने पर नजर रखेगी। जब इस बारे में और डिटेल हमने पूछा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से, तो आइए सुनते उनका क्या कहना है। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना हम सहकारिता क्षेत्र में शुरू करेंगे। इसके अंतर्गत हर ब्लॉक में 2000 टन का एक गोडाउन बनाया जाएगा और जो फंक्शनल पैक्स हैं इसमें 500 टन से लेकर 2000 टन की क्षमता के गोडाउन्स बनाए जाएंगे। जैसी जहां पर जरूरत होगी उसके अनुसार बनाया जाएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड भारत के 4 दिवसीय दौरे पर आज से दिल्ली पहुंचे हैं। प्रचंड की अगवानी एयरपोर्ट पर भारत की विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने की। प्रचंड अपने दौरे के दौरान पहले दिन भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिलेंगे। कल वो 11 बजे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात होगी। कल ही प्रचंड की मुलाकात भारत के कारोबारियों से भी होनी है। शुक्रवार को प्रचंड इंदौर जाएंगे और उज्जैन भी पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल से उनकी मुलाकात होनी है। शनिवार को उनका दौरा खत्म हो जाएगा और वापस काठमांडू लौट जाएंगे। आज से कंज्यूमर अड्डा में हम एक खास सीरीज शुरू कर रहे हैं। हम 12वीं के बाद कोर्सेज और कॉलेजेस के ऑप्शन आपको बताने जा रहे हैं, तो आज जरूर जुड़िए शाम को 5:57 पर कंज्यूमर अड्डा में, जहां पर बात होगी 12वीं के बाद कॉमर्स के साथ क्या क्या कोर्सेज आप कर सकते हैं। इस खास सीरीज का आज होगा पहला एपिसोड।